जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू मॉडल सेट 6 है। 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा होंगे, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, सी है योजना आयोग की अनुशंसा और डी है मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संवैधानिक प्रावधान बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें किसका सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है, ये सही मिलान नहीं है। 4 नंबर प्रश्न की सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कार्बन चक्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है। ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं झेलम नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसका सबसे अधिक योगदान है। तो सोडियम क्लोराइड का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान या मनोत्तर से के साथ मिलकर ग्लोब का वृत्त का निर्माण करता है। 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री पश्चिमी और डी है 180 डिग्री। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 180 डिग्री बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज़ के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखी। यदि उसके जहाज़ की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम पश्चिम की दिशा में बढ़ेंगे तो समय है जो कि माइनस होता है यानी घटता है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं यानी पूर्व दिशा में बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। तो यहाँ पर 10 बजे दिया गया है। जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 4 मिनट होता है। तो 90 डिग्री बराबर 9 चौका 36 यानी 6 घंटा, 360 मिनट यानी 6 घंटा। 6 घंटा तो 6 घंटा यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 10 घंटा है, 10 घंटा में से 6 घंटा माइनस करेंगे तो 4 घंटा, और सोमवार का सोमवार रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद के प्रतिस्थापित किया वह कौन सा है। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं क्लोरोक्वीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा। बताइए यहाँ पर जो वृक्ष की आयु है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है।
जल्द से कमेंट कीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें वार्षिक पलों की संख्या के आधार पर उसको काउंट करके इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसकी आयु पता लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न के कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शॉर्ट सेल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के, और इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मियो थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रेगुलर जनगणना 1881 से शुरू हुआ और उस टाइम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न की दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देखिए, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, किससे है। अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त किससे संबंधित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रैयतवारी बंदोबस्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न के बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित की गई थी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, जो हड़प नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, और अस्थाई बंदोबस्त है जो कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन ये 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन, और सहायक संधि है जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर सबसे बाद में पूछा गया तो बंगाल विभाजन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए थे जिसका नाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो 1931 में हुआ था। और वो किस जहाज़ से गए थे, तो एसएस राजपूताना से गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न आपके सामने कि हरिपुरा, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। हरिपुरा वो किस राज्य में, जहां पर 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो किस राज्य में है, तो गुजरात में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने, पटाभी सीतारामैया ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन के द्वारा, छात्रवासन के द्वारा, विघटन के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
जो लोकसभा का बैठक है ये समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो स्थगन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, छात्रावासन के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, किसका नियंत्रण है इस पर? तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका हो जाएगा संसद का नियंत्रण रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109 में 110, 111 और बी और सी दोनों। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देखिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? क्रिप्स योजना, विवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर की गई थी? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सम्राट के मनोनयन के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचित की गई थी ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? यहाँ पर बोला गया है आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों को, तो प्रस्तावना में किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, दूसरे तरफ वह किस राज्य में है, इसको मिलान करना है। यहाँ पर कारपेट है, जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है जो कि राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक में। इस प्रकार याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बताइए यहाँ पर सबका राजधानी दिया गया, इसमें से कौन सा सही है, इसको टिक आउट करना है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर होता है जो कि सही है। नागालैंड का राजधानी कोहिमा होता है और मणिपुर का राजधानी इम्फाल होता है और मेघालय का राजधानी शिलोंग होता है और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पालघाट किसके मध्य है? तो ये नीलगिरी और अनामालाई पहाड़ी के मध्य ये पालघाट दर्रा है। ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है गोदावरी, सी है ताप्ती और डी है महानदी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है और महानदी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती कहाँ पर जाकर गिरती है? ये खंबात के खाड़ी में गिरती है जो कि अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि जो जिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो जिला दर्रा ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिणी पठार का सबसे उच्चतम बिंदु किस पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो अष्टमुडी है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है। योजना आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, NSO है और वित्त मंत्रालय है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है, तो NSO है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है। पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में, राजस्थान में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो किस राज्य में किया गया, तो उड़ीसा में किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। बताइए यहाँ पर सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वह बेहतरीन कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होता है और ये भारत में कम पाया जाता है। सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा बीमारी विषाणु जनित है। विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था बम। नागासाकी है जो कि जापान का एक शहर है। सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945। फिर इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था और उस परमाणु बम में क्या था, तो प्लूटोनियम था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का खट्टा होना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी का जमना यह एक भौतिक परिवर्तन है। पानी जमकर बर्फ़ बनता है और बर्फ़ से फिर हम उसको पानी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जिसको पुनः उस स्थिति में हम ला सकते हैं, और भौतिक परिवर्तन है जिसको पुनः उस स्थिति में नहीं ला सकते जिस स्थिति से उसका परिवर्तन हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है कि इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऊष्मा का चालक सबसे बेहतरीन कौन सा है, तो चांदी है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चांदी जो है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को, 18 फरवरी को। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दूध से दही जमाने वाला जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो कर्णवर्ग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो यह एक वेट लिफ्टिंग है, यानी भारोत्तोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48वां प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न एक दूध उदाहरण है विलियन का, कोलाइड विलियन का, इमल्सन का और जेली का। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दूध किसका उदाहरण है? तो दूध इमल्सन का उदाहरण है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। एक मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 35 दिन में करते हैं और सी प्लस ए मिलकर उस काम को 42 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा 420। तीनों का एलसीएम 420, 28 से भाग देंगे तो कार्य क्षमता, इससे भाग देंगे तो इससे कार्य क्षमता निकलेगा। 28 दिन में कर रहा है यानी इसका कार्य क्षमता हो जाएगा 15। 35 से 420 में भाग देंगे तो हो जाएगा 12 और 420 में 42 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, ये कार्य क्षमता सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 37 हो जाएगा। जब इसको कार्य क्षमता को जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे तो 2 गो ए हो जाएगा, 2 गो बी हो जाएगा, 2 गो सी हो जाएगा। तो 2 सभी में से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 इधर बटा में आ जाएगा तो 37/2 कार्य क्षमता हो जाएगा। अब देखिए सी के केवल हमको मान ज्ञात करना है। ए प्लस बी का मान कितना दिया गया है? 15 और एक ए प्लस बी का मान 15 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो 37/2 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 18.5। 18.5 में से ये 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5। यानी सी का कार्य क्षमता कितना है? 3.5। टोटल कार्य कितना है? तो 420 है। 420 में 3.5 से भाग देंगे तो 120 बार में कटेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 120 दिन लगेगा। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।